दोस्तों, आज की कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ वो एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना लिखा, भैया ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ और वो क्या चीज़ थी, लेकिन आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं की ही कहानी आपको सुनाऊंगा और आगे हम जानेंगे कि आखिर क्या चीज़ थी ऐसी जो इनके मन में आज तक ऐसा डर पैदा करके गई है कि वो अभी तक भूल नहीं पाए। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। और हाँ, मैं कहानी को डायरेक्टली पढ़ूंगा रीड करके, सो आप लोग हेडफोन लगा लो, आंखें क्लोज कर लो और चुपचाप कहानी को सुनो। आइए शुरू करते हैं। अर्जुन सूरत में रहता था, बिल्कुल अकेला। दूसरी मंजिल का एक छोटा सा फ्लैट, खिड़की के नीचे एक तंग गली। वो ओरिजिनली तलाला का रहने वाला था, गिर के किनारे वाला वो छोटा सा कस्बा जहां की हवा में नमक और मिट्टी दोनों की खुशबू होती है। 6 साल पहले वो काम के लिए सूरत आया था। माँ वहीं रह गई थी, तलाला में अकेली। माँ का नाम था साविता बेन। और दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अर्जुन जब माँ के बारे में बात करता है तो वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताता है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे माँ हर कॉल की शुरुआत खाया कि नहीं से करती थी। यानी कि हाँ बेटा कैसा है तू, या क्या कर रहा है, तबीयत कैसी, नहीं, वो हमेशा बोलती थी खाया कि नहीं खाना, हमेशा यही स्टार्ट करती थी वो। और हर मंगलवार को कॉल आती थी, बिना फेल हुए, बिना मिस हुए। क्यों मंगलवार को माँ ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, बस उनकी कॉल हर मंगलवार को आती थी और अर्जुन उसका इंतजार करता था। माँ घर के बाहर तुलसी का गमला रखती थी, हर सुबह पानी देती थी और कहती थी कि घर के बाहर तुलसी हो तो अंदर कुछ बुरा नहीं आता। छोटी सी किराने की दुकान थी, ज्यादा कमाई नहीं। अर्जुन पैसे भेजता था लेकिन माँ कभी नहीं मांगती थी। एक बार उसने एक नई साड़ी भेजी थी तो माँ ने उसको व्हाट्सएप पे 3 वॉइस नोट्स भेजे थे। पहले में ये था, अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा। दूसरे में ये था, बहुत सुंदर है। और तीसरे में बस एक छोटी सी हंसी। वो तीनों वॉइस नोट्स आज भी अर्जुन के फोन में है। 14 महीने पहले एक सुबह पड़ोसन ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। साविता बेन बिस्तर पर थी। उनको कार्डियक अरेस्ट आया था और हो सकता था कि वो रात को आया हो। जब अर्जुन पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने बताया कि उसके पास उसकी माँ की 23 रिकॉर्डिंग्स थी, 11 मंगलवार की कॉल्स, 4 बर्थडे मैसेजेस और 6 वॉइस नोट्स और 2 त्योहारों की कॉल्स। अब दोस्तों, उसने ये रिकॉर्डिंग्स इतनी बार सुनी थी कि उसे मुंह जवानी याद था, हर एक पॉज, हर एक सांस। और हर बार जब माँ कहती थी सुन, उससे पहले वाली छोटी सी जो आवाज होती है ना, वो सब कुछ उसे याद था, ए से लेके पूरा जेड तक। अब रात को सोने से पहले वो एक रिकॉर्डिंग सुनता था, पुरानी से लेकर नई की तरफ। 3 महीनों में पूरी लिस्ट, मतलब वो फिर से शुरू करता। यानी एक बार वो पूरी रिकॉर्डिंग सुन लेता, फिर से वो दोबारा रिकॉर्डिंग सुनता। यही उसकी रात थी और यही इसका सोने का तरीका भी था। जैसे आप लोग मेरी हॉरर स्टोरी सुनते हो रात को, अब जो लोग सुनते हो वो कमेंट में ज़रूर बताना। अब उसी तरीके ये अर्जुन अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनता था और सो जाता था। फिर एक मंगलवार की रात, करीब 14 महीने बाद, अर्जुन एक 3 साल पुरानी कॉल सुन रहा था। माँ उस दिन दाल ढोकली बनाने की बात कर रही थी। ठंड थी तो पूछ रही थी कि सूरत में ठंड है या नहीं बेटा। और फिर कॉल के बीच में माँ ने कुछ कहा। अर्जुन ने यह सुनकर ईयरफोन्स निकाल दिए। माँ ने उसके किचन के शेल्फ का जिक्र किया था। बेटा, वो जो नई शेल्फ लगाई है ना, उसके नीचे वाला खाना थोड़ा अंधेरे में रहता होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि जो अर्जुन ने किचन में जो शेल्फ लगवाया था वो माँ के गुजरने के 2 हफ्ते बाद लगवाया था और ये 3 साल पहले की रिकॉर्डिंग थी। अब अर्जुन को ये समझ नहीं आया कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अर्जुन ने दीवार की तरफ देखा, शेल्फ वहां थी, नीचे वाला हिस्सा सच में थोड़ा अंधेरे में था
उसने रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले किया। लाइन वही थी, तीसरी बार वही। फाइल की डेट 3 साल पुरानी, ओरिजिनल, कभी एडिट नहीं की उसने। क्लाउड बैकअप में भी देखा तो वही फाइल था और वही लाइन उसे फिर से सुनाई दिया। वो पूरी रात सोया नहीं। अब इसके अगले 2 दिन उसने खुद को समझाने में लगाया कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। अब अर्जुन का एक दोस्त था मिहिर, उसने अपने दोस्त को बताया, और जो मिहिर है वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी था। तो मिहिर ने कहा, अरे भूल जा भाई, अक्सर जब हम तकलीफ में होते हैं या फिर दुख होता है तो हमारा जो दिमाग है वो अजीब चीजें करता है। अब अर्जुन ने मान लिया, लेकिन उसी हफ्ते उसने सारी 23 रिकॉर्डिंग्स ध्यान से सुनी। एक एक करके 2 और लाइन मिली। एक कॉल में माँ की आवाज ने उसके बुखार का जिक्र किया, जो अर्जुन को फरवरी में हुई थी, माँ के जाने के 4 महीने बाद। दूसरी में मकान मालिक से अर्जुन का कुछ बहस हुआ था, कुछ पानी वगैरह का लेके मैटर था, जो कि पिछले साल हुआ था। और माँ जो थी अर्जुन की, वो दोनों वक्त जिंदा नहीं थी। अब अर्जुन ने एक नोटबुक निकाली और जितनी भी ये अजीब रिकॉर्डिंग उसने सुनी जिस टाइम पर, डेट और टाइम, वो साथ ही साथ लिखना शुरू कर देता है। लेकिन अब यहाँ एक अजीब बात हुई। अगले हफ्ते अर्जुन लेट तक जाग रहा था, नोटबुक सामने थी। उसने एक बर्थडे कॉल को प्ले किया। 3 साल पुरानी थी वो कॉल। माँ ने उस कॉल में उसके लिए गाया था, बेसुरा, हंसते हुए, शर्माते हुए। और रिकॉर्डिंग के बीच में, गाने के ठीक बाद, एक पॉज था। उस पॉज में कुछ था जो पहले कभी नहीं था। सांस लेने की आवाज थी, और ऐसा लग रहा था कि वो अर्जुन की माँ सांस नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है कि कॉल पर दूसरी साइड कोई इंतजार कर रहा है कि अर्जुन कब बोलेगा, और लगातार बिल्कुल गहरी सांस की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अब ये सुनकर अर्जुन ने अपने तुरंत ईयरफोन निकाल दिए। फिर उसने सोचा कि अब मैं इसको स्पीकर में सुनूंगा। उसने जब स्पीकर में कनेक्ट किया और जब दोबारा सुना तो अब ऐसा कुछ भी अजीब नहीं था उस रिकॉर्डिंग में। और फिर तीसरे हफ्ते अर्जुन को नोटबुक में एक पैटर्न मिला, यानी हर लाइन तब आई थी जब अर्जुन ने रिकॉर्डिंग रात के 1:30 बजे के बाद सुनी हो, जब वो बिल्कुल थका हुआ हो, जब बिल्कुल उसका कंसंट्रेशन कम हो। जैसे किसी को पता था कि अर्जुन कब सबसे ज्यादा कमजोर या फिर वो अनप्रोटेक्टेड है। मिहिर को ये बताया उसने तो वो पहली बार जेन्युइनली अनकंफर्टेबल हुआ। और फिर वो हुआ जिसे अर्जुन मिड पॉइंट कहता है। एक रात के करीब 2 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने उठाया नहीं। सुबह कॉल बैक किया, नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जियो का नेटवर्क, लेकिन नंबर किसी को एलोकेटेड ही नहीं था। उसने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक की, जो उसने टाइम स्क्रीन के लिए ऑन कर रखी थी। अब ये चीज़ समझ लो कि उसके फ़ोन में एक ऐप था, यानी कि ये तब हम ऐप यूज़ करते हैं जैसे हमें पता चले कि हम मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन टाइम हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग लगाते हैं, वैसा अर्जुन ने लगाया था। तो जब उसने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें वो मिस कॉल क्लियरली विजिबल थी और कॉलर आईडी में नाम था साविता बेन। अब ये उसकी माँ का नाम था, जैसे कभी उसने अपने कॉन्टैक्ट में अपनी माँ का नाम सेव किया हो। अब कोई भी लड़का अपनी मम्मी के नाम से तो सेव नहीं करेगा, या तो वो मॉम, मम्मी, माँ ऐसा ही सेव करेगा। लेकिन अब अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने जब अपने कॉन्टैक्ट्स खोले तो वो नंबर था ही नहीं। ट्रू कॉलर चेक किया तो अनअलोकेटेड, वो नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने कॉलर आईडी में माँ का नाम शो किया था। वो पूरी रात बाथरूम की लाइट ऑन करके ही बैठा था। फिर अगले दिन मिहिर को सब बता दिया और सब दिखाया भी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मिस कॉल्स और ट्रू कॉलर रिजल्ट। मिहिर चुप रहा, वो मतलब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। फिर बोला, देख अर्जुन, तुझे ये रिकॉर्डिंग्स बंद करनी होगी भाई। अर्जुन ने कहा, यार मैं नहीं कर सकता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब अर्जुन चाहता था कि वो रिकॉर्डिंग्स ना सुने, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि रात होते ही उसका हाथ ऑटोमेटिक फोन पर जाता और तुरंत रिकॉर्डिंग्स ऑन होकर देता, जैसे डिसीजन उसका नहीं था, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है।
अब मिहिर ने पूछा कि अच्छा ये बता कि कितने दिनों से हो रहा है। अर्जुन ने सोचा, फिर बोला भाई याद नहीं मुझे। फिर पहले अर्जुन ने बताया कि पहले वो मतलब जानबूझकर सुनता था, लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से अब ये उसके साथ ऑटोमेटिक होने लगा। उसने नोटबुक में वो डेट लिखी। वो एग्जैक्टली वही हफ्ता था जब पहली नई लाइन आई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि अर्जुन ने जब पहली बार वो रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सुना, उसी दिन से उसके साथ ही ऑटोमेटिक होने लगा। उसके हाथ अपने आप जाते और रिकॉर्डिंग ऑन होती और वो चुपचाप सुनता। अब उन्हीं दिनों अर्जुन की माँ की कुछ पुरानी चीज़ों का एक डब्बा था, फ्यूनरल के बाद लाया था और उसे कभी खोला नहीं था। उसमें एक पुरानी फ़ोटो मिली। उसमें माँ जवान थी, तलाला वाले घर के बाहर खड़ी थी। अर्जुन ने ये फ़ोटो सैकड़ों बार देखी थी, लेकिन इस बार उसकी नज़र पीछे गई। घर के उस पिछले कमरे की खिड़की जिसमें हरे रंग का दरवाज़ा था, और उस खिड़की के शीशे में एक परछाई थी, एक आकार कुछ जैसे खड़ा हुआ। माँ ने कहा था कि वो कमरा हमेशा बंद रहता था। अर्जुन ने फोटो नीचे रख दी और फिर उसी हफ्ते अब उस रिकॉर्डिंग्स में अब उसे फ्यूचर पता चलने लगा। यानी कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट होने लगा। जब भी वो पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता, उसमें कुछ ऐसा होता कि जो अर्जुन के साथ आगे होने वाला है वो रिकॉर्डिंग्स में उसको सुनने को मिलता। अब ये चीज़ें मतलब धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी। अब अगले दिन भी वही हुआ, नोटबुक भरने लगी और फिर सबसे पुरानी रिकॉर्डिंग में पहला व्हाट्सएप वॉइस नोट जो माँ ने कभी भेजा था, एक नई लाइन थी, माँ की आवाज़ बिल्कुल वैसी। उन्होंने तलाला की एक गली का नाम लिया और कहा, हरे दरवाजे वाले कमरे में एक खत है। बस अर्जुन ने वो रिकॉर्डिंग 7 बार सुनी। यहीं से अर्जुन को एक और चीज़ समझ आई कि वो जो 23 रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें नई लाइन आई थी, वो सिर्फ वही रिकॉर्डिंग्स थी जिसको वो बार बार सुन रहा था। और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स थी जिसने मतलब बहुत कम सुना हो या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, तो उसमें उसको कभी कोई नई चीज़ नहीं सुनने को मिली। अब जाहिर सी बात, अगर हम कोई चीज़ बार बार उसमें सुन रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हमें उसमें कोई नई चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन अर्जुन के साथ ये उल्टा हो रहा था। और अब इसके बाद क्या हुआ कि अर्जुन को एक चीज़ समझ में आ गया था। इसका मतलब एक ही था, ये जो है उसके दुख को वो ट्रैक कर रही थी, जो उसके मन में तकलीफ थी। जहां वो सबसे ज़्यादा टूटता था वहां सबसे ज़्यादा घुसती थी। अर्जुन ने अपनी नोटबुक ही बंद कर दी और उसे पहली बार जेन्युइनली डर लगा। इसलिए नहीं कि कुछ डरावनी चीज़ या कुछ सुपर नेचुरल चीज़ था, बल्कि इसलिए कि जो भी ये था वो उसे उससे बेहतर जानता था जितना वो खुद को जानता था। उसने तलाला वाली पड़ोसन को कॉल किया। बातों बातों में पूछा, आंटी ये बताइए कि माँ के जाने से पहले कुछ अजीब हुआ था क्या? पड़ोसन ने एक पल रुक कर कहा, हाँ बेटा, एक रात पहले रात को 11 बजे साविता बहन ने दरवाज़ा खटखटाया। कहा कि किसी ने बुलाया क्या? बाहर से आवाज़ आई थी, बिल्कुल जानी पहचानी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद तुम्हारी माँ अंदर चली गई। अर्जुन ने यह भी नोटबुक में लिखा। और फिर इसके बाद उसने अपनी मौसी इंदु बेन को कॉल किया। जूनागढ़ में रहती थी, सालों से बात नहीं हुई थी। हरे दरवाजे का जिक्र किया, खत का जिक्र किया। तो यह सुनकर उसकी मौसी चुप हो गई। काफी देर तक चुप थी वो, और फिर बोली, देख बेटा, तेरी माँ ने मुझसे कहा था अगर अर्जुन कभी उस घर के बारे में पूछे तो समझ लेना कि कुछ शुरू हो चुका है, उसे जाने मत देना। लेकिन उन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। उनकी आवाज में डर था, रहस्य नहीं, एक अजीब सा डर था। उसी डिब्बे में एक दुपट्टे में लिपटा एक डायरी का पन्ना था, अकेला। बाकी की डायरी कहाँ थी उसे नहीं पता। वो माँ की लिखावट थी और उन्होंने लिखा था, जब मेरी माँ गई तो मैंने उनकी आवाज़ की यादों में जीना शुरू किया। फिर एक दिन उनकी आवाज़ ने कुछ ऐसा कहा जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं था। मैं समझी नहीं। फिर वो बढ़ता गया। ये उधार लेता है। जो आवाज़ें हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं वो उन्हें सीखता है। मैं उस घर तक पहुंची, मुझे खत मिला, लेकिन मैं वहाँ पन्ना फटा हुआ था, यानी कि वो अधूरा था। अब आगे क्या लिखा था वो तो पूरी डायरी में था,
लेकिन अर्जुन के पास वो डायरी ही नहीं थी। अब अर्जुन ने मिहिर को कॉल किया। अगले दिन दोनों तलाला के लिए निकले। धारी के बाद लैंडस्केप खुल जाती है। सौराष्ट्र की चपटी जमीन और दूर तक कुछ नहीं, बस आकाश। वेरावल के पास आए तो हवा में समुद्र की नमी आ गई। तलाला से पहले एक ढाबे पर रुके। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय, बहुत मीठी। वो दोनों चाय पी रहे थे ढाबे पर बैठकर कि तभी एक बुजुर्ग औरत उनके पास आकर बैठ गई। वो खाना खा रही थी, उनकी तरफ देख नहीं रही थी। मिहिर ने बातों बातों में सविता बहन का नाम लिया, उस घर का जिक्र किया तो बुजुर्ग औरत ने थाली नहीं उठाई, बिना देखे बोली, जो तुम्हें बुला रही है वो उसकी आवाज नहीं है, वो बस उधार लिया हुआ है। अंदर से बुलाए तो तीसरी बार जवाब मत देना। वो उठी, पैसे रखे और चली गई। मिहिर और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा। इसके बाद तलाला में मिहिर ने एक पुराने जनरल स्टोर के मालिक से बात की। वो आदमी सविता बहन को जानता था। जब मिहिर ने सब बताया, रिकॉर्डिंग्स, लाइंस, खत, तो वो आदमी रुक गया, काउंटर पर हाथ रखा और फिर धीरे से बोला, उसने वंतरी का नाम लिया। अब यहां पर आप लोग जान लो कि उसने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं बताई। उसने बस इतना कहा, ये किसी ऐसी औरत से जन्म लेती है जो अचानक गई हो, अधूरी, ये जगह नहीं पकड़ती, आवाजें पकड़ती है। जो इंसान किसी मृत के लिए सबसे ज्यादा रोता है, उनकी आवाज सबसे ज्यादा याद करता है, उसके जरिए वो सीखती है। और जब तक तुम जवाब नहीं देते 3 बार, वो पूरी तरह अंदर नहीं आ सकती। अर्जुन के घर में रोज रात 23 रिकॉर्डिंग्स, 14 महीने, हर रात उसे सुनाई देती थी। घर एक पुरानी गली के कोने में था, छोटा सा, बाहर तुलसी का गमला, सूखा, बिल्कुल काला, बिल्कुल वैसे जैसे पड़ोसन ने बताया था। मिहिर बाहर रहा, अर्जुन अकेले अंदर गया। पुरानी लकड़ी और सरसों के तेल की खुशबू और कुछ और एक बंद कमरे की गंध जो सालों से बंद हो। हरा दरवाजा पीछे था, खुला था। फर्श पर एक ढीली टाइल, नीचे टीन का डिब्बा, खत माँ का था पूरा। वो फटा हुआ पन्ना यहाँ था, बाकी खत के साथ, यानी कि जो उसको पन्ने मिले थे फटे हुए, तो वो उसके इस घर पे मिला जो कि अधूरे का वो पूरा हिस्सा था, फटा हुआ वो भी था। माँ ने आगे लिखा था, कैसे उन्हें भी यही हुआ था, कैसे उनकी दादी की आवाज़ पहले आई थी, कैसे वो इसी घर तक पहुंची थी। और ये खत उनकी दादी ने शुरू किया था, हर पीढ़ी ने थोड़ा थोड़ा जोड़ा था। माँ ने आखिर में लिखा था, अगर तू यहाँ तक पहुंचा है तो खत पढ़कर सीधे निकल जाना, बोलना कुछ नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं। अगर अंदर से तेरा नाम आए मत सुनना। मैंने सुना था, मुझे लगा कि मेरी माँ है, मैं रुक गई और वो मेरी गलती थी, लेकिन तू ऐसी गलती मत करना। अब ये सारी चीजें पढ़कर अर्जुन ने खत मोड़ा और तभी घर के अंदर से, उस कमरे के पीछे से माँ की आवाज आई, उसका नाम, केवल एक बार, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ कहती थी किसी साधारण मंगलवार को। वो उठा, दरवाजे की तरफ चला, फिर दूसरी बार उसी टोन में जब माँ परेशान होती थी उसके लिए। उसका हाथ दरवाजे के फ्रेम पर था। और फिर तीसरी बार, दोस्तों, तीसरी बार उसको वैसी आवाज सुनाई दी जब उसने अपनी माँ की आवाज जैसे बचपन में सुनी थी। ये ठीक वैसी ही आवाज थी जब शाम को वो बचपन में बाहर खेलता था, अंधेरा होने लगता था तो माँ दरवाजे पर आकर बुलाती थी, उस नाम से जो कोई नहीं जानता था, जो सिर्फ माँ ने लिया था। वही आवाज, वही नाम। अर्जुन ने लेकिन जवाब नहीं दिया, वो बाहर निकल गया। मिहिर वहां था। दोनों गाड़ी में बैठे बेरावल की तरफ मुड़े। सूरज ढल रहा था। सौराष्ट्र की जमीन पर नारंगी रोशनी थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अर्जुन ने मिहिर को नहीं बताया कि उसने क्या सुना, बस बैठा रहा। सूरत पहुंचकर रात को अर्जुन ने फोन उठाया, 23 रिकॉर्डिंग्स एक एक करके डिलीट की बिना सुने, और फिर आखिरी रिकॉर्डिंग भी डिलीट करके उसने फोन रखा और बस अपना पेट के बल तकिए पे लगाया और चुपचाप सो गया।
और 14 महीने में पहली बार अर्जुन के साथ ऐसा हुआ कि वो अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुने बिना वो चैन से सोया। और फिर अगले सुबह फोन पर उसके नोटिफिकेशन था, क्लाउड बैकअप, सारी 23 रिकॉर्डिंग्स स्टोर हो चुकी थी। उसने एक पल देखा तो जो सबसे रिसेंट फाइल खोली, आखिरी में एक लाइन थी माँ की आवाज में, तूने सही किया बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है और अब तू कभी भी रिकॉर्डिंग्स मत सुनना। अर्जुन ने फोन रख दिया, उसने दोबारा नहीं सुना। लेकिन दोस्तों, अर्जुन की कहानी तो यहीं पर एंड हो गई। लेकिन अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि सूरज भाई ये वंतरी आखिर है क्या, हमें इसके बारे में तो बताओ। तो आइए बताता हूं कि आखिर ये वंतरी कहाँ की अर्बन लेजेंड है और ये क्या है। तो देखो, सिंपल सी बात समझो कि ये जो वंतरी है ये गुजरात की अर्बन लेजेंड है। और गुजरात और सौराष्ट्र की जो लोक कथाएं हैं उसमें ये अर्बन लेजेंड सबसे खतरनाक माना जाता है। मान्यता ये है कि जब कोई औरत अचानक मर जाए, अधूरी इच्छा उसकी हो, बिना अपने लोगों से मिले, बिना कुछ कह पाए, तो उसकी आत्मा फंस जाती है। ना तो पूरी तरह इस दुनिया में ना ही उस दुनिया में, वो बीच के लोक में फंसी रहती है और वो बन जाती है वंतरी। वंतरी किसी जगह में नहीं रहती, किसी पुराने घर में नहीं, किसी पेड़ पर नहीं, वो रहती है रिश्तों में, आवाजों में। गुजरात के जो बुजुर्ग लोग हैं ये कहते हैं कि वंतरी उस इंसान के पास आती है जो इंसान किसी मृत के लिए बहुत ज़्यादा रोता है, उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, तो उसकी यादों के सहारे ही वो उसके अंदर एंटर करती है और वो उस मृत आदमी की आवाज़ सीखती है, उनका बोलने का तरीका सीखती है, उनकी हंसी सीखती है। और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी परफेक्ट हो जाती है कि आदमी मतलब उसको पता ही नहीं लगा सकता कि ये नकली आवाज़ है, ये यानी कि ये वंतरी की आवाज़ है या फिर ये उस असली आदमी की आवाज़ है। और साथ में एक और रूल है जो वहाँ गुजरात के लोग बोलते हैं कि वंतरी तब तक पूरी तरह नहीं आ सकती जब तक कि तुम उसे 3 बार जवाब न दो। पहली बार वो टेस्ट करती है, दूसरी बार वो थोड़ा और करीब आती है और तीसरी बार दरवाज़ा खुल जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके उस इंसान को उसकी आवाज़ में, यानी उस मृत इंसान की आवाज़ में उसे ऐसा ऐसा काम करने के लिए बोलेगी कि एट द लास्ट उसकी मौत हो जाएगी या उसे इतना कमज़ोर कर देगी कि लास्ट में वो इंसान खुद ही अपनी जान दे देगा। तो ये है वंतरी के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और देखो, जैसा कि मैंने बोला कि भाई जो न्यू स्टोरीज़ हैं मैं आपके लिए ऐसे ही लाऊंगा, ठीक है, कि स्क्रिप्ट सामने आपके रहेगी और मैं बस आपको पढ़कर सुनाऊंगा जैसे आप पहले ईयरफोन लगाकर आंखें बंद करके सुनते थे। सो आप लोग वैसे ही सुनो, क्योंकि देखो यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से ऑथेंटिक रहना है कि ऑन द कैमरा हमें स्टोरी सुनाना है, तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करो। इन द फ्यूचर मैं आपको और अच्छे से सुनाऊंगा। और बाकी अगर आप जानना चाहते हो, अच्छे से फेस टू फेस सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल ब्लडी सूरज को आप सुन सकते हो, उस पर मैं कहानियाँ डालता हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि अलग अलग स्टोरीज ऐसे ही सुनने को मिले तो मैं रेगुलर इस पे ही सुनाऊंगा, हफ्ते में 2-3 बार स्टोरी अपलोड करूंगा। लेकिन अगर आप चाहोगे कि भाई मैं आपके सामने देखकर बात करूं, वो भी लॉन्ग स्टोरी, तो भाई ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, फिर हफ्ते में एक ही बार स्टोरी आएगी। अब वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगेगा, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।